हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। देखिए आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ज गुणन विधि। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ज गुणन विधि। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बोलेंगे। यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए, ये क्लास 10th NCERT का चैप्टर नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको। ठीक है, आप इसको पूरे अच्छे तरह से समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और इसको देखते रहिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग करते क्या है। आज देखिए चैप्टर 3 का हम लोग जो चैप्टर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका 3.5 जो एक्सरसाइज है उससे पहले का जितना भी एग्जाम्पल होगा, मतलब 3.4 एक्सरसाइज के बाद से 3.5 एक्सरसाइज के बीच का जितना भी एग्जाम्पल होगा और जो थ्योरी होगा उसको आज हम लोग देखेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसे वर्गगुणन विधि क्यों बोलते हैं? हम लोग यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मतलब इस तरह से क्रॉस, एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर वर्गगुणन विधि बोलते हैं। तो उससे पहले देखिए हम लोग के पास दो इक्वेशन दिए गए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हैं दो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको सबसे पहले बिना वर्गगुणन विधि का यूज करते हुए हम लोग देखेंगे कि पिछले क्लास में हमने विलोपन विधि पढ़ा था, उस विधि के थ्रू x और y का मान निकाल के देखेंगे कि x कितना आता है और y कितना आता है। यदि आप लोगों ने विलोपन विधि नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे मैथ NCERT चैप्टर वाइज जो क्लास 10th का है उस प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा विलोपन विधि, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, वहाँ आपको आसानी से इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी और ज़्यादा। हम लोग देखिए विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी एक चर को या तो x या फिर y उसको हटाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग के दो समीकरण दिए गए हैं, एक समीकरण 1 और एक दूसरा समीकरण यहाँ पे जिसका नाम है समीकरण 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे किया गया है कि समीकरण 1 को b2 से, मतलब कहने का मतलब है यहाँ से y हटाने का काम स्टार्ट किया गया। देखिए यहाँ पे b2 है और यहाँ पे b1 है, तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब y जो चर है उसका गुणांक को सेम करने की कोशिश करने के लिए हमने इसे b2 से गुना कर दिया और हमने इसे b1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किए हमने, तो देखिए मल्टीप्लाई यदि किए हैं तो वो सब में होगा, तो इस a1 का भी होगा b2 के साथ। तो देखिए पहले क्या आएगा, b2 a1x, इसके साथ भी होगा तो b1 b2 y आएगा, इसके साथ भी होगा तो b2 c1 बराबर 0। देखिए ये हम लोग का अगला समीकरण बन गया जिसे हमने समीकरण 3 नाम दे दिया है यहाँ पे। सेम उसी तरह a2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, इस इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, पूरा का b1 के साथ। तो b1 सब में मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, b1 a2x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2 बराबर कितना हो गया, 0, जिसे हमने एक नया नाम दिया जो हमारा क्या है, समीकरण 4। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ का जो y का जो गुणांक है b1 b2, यहाँ पे भी y का जो गुणांक है b1 b2, वो दोनों क्या है, सेम है। तो यदि हम इस दोनों को घटा देते हैं, समीकरण 3 और समीकरण 4 को यदि हम घटा देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग के पास कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे यदि हम लोग घटाते हैं, ठीक है, समीकरण 4 को समीकरण 3 में से घटाने पर, देखिए घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेंगे, b2 a1x, देखिए यहाँ पे देखिएगा b2 a1x माइनस b1 a2x। तो देखिए दोनों में x है तो x को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। x को क्या कर लिया हमने, कॉमन ले लिया। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे कुछ बचेंगे नहीं, सिर्फ यहाँ पे बचेंगे यहाँ पे b2 c1, यहाँ देखिए b2 c1 माइनस b1 c2, तो b2 c1 माइनस b1 c2। अब देखिए इसको यदि हम बराबर के इधर लेके जाते हैं तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो b2 c1 देखिए प्लस में है, तो देखिए b2 c1 हो गया माइनस में, b1 c2 जो था प्लस में, मतलब माइनस में, वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से यदि हम x निकालना चाहते हैं तो x यदि हम निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, इसके साथ जो मल्टीप्लाई किया हुआ है उसे क्या करेंगे हम लोग, इधर लेके जाएंगे बराबर के उधर, तो ये किस में चल जाएगा, डिवाइड में। तो देखिए यहाँ से x का वैल्यू क्या आया, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये नीचे है तो इसको 0 नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि फिर x का जो वैल्यू आएगा वो डिफाइन नहीं हो पाएगा, उसके बारे में कुछ बोल नहीं पाएंगे।
अब देखिए अगला हम लोग क्या करेंगे, ये जो x का जो मान आया उसको या तो समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें y का मान पता चल जाएगा। तो देखिए y का भी मान पता चल गया हम लोग को। y का मान कितना है, C1A2 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1। या फिर इस y को हम उसी तरह से सॉल्व कर सकते थे जिस तरह से हमने स्टार्टिंग x का मान निकाला, A1x। देखिए मैं बताता हूँ किस तरह से, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। यहाँ पे है हम लोग के पास A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ठीक है, हमारा ये था समीकरण 1 और ये था समीकरण 2। उस पहले वाले केस में हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, पहले वाले केस में हमने क्या किया, y का जो गुणांक था उसको हमने बराबर करने की कोशिश किया। यहाँ हम y का गुणांक बराबर ना करके x का गुणांक को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे A1 है और यहाँ पे A2 है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में A2 से गुना कर देंगे। तो समीकरण 1 में हमने A2 से गुना कर दिया और समीकरण जो 2 होगा उसमें हम लोग किसका गुना कर देंगे, A1 का गुना कर देंगे। अब A2 का गुना सब में होगा तो देखिए क्या आएगा हम लोग के पास, A1A2x प्लस B1A2y प्लस C1A2 बराबर 0। देखिए सब में हो गया गुना। अब ये जो समीकरण दिया गया दूसरा, उसमें सब में A1 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A1A2x प्लस B2A1y प्लस C2A1 बराबर 0। अब देखिए, अब यदि हम इसमें से इसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हम लोग का मान लेते हैं समीकरण 3 है और ये हम लोग का समीकरण 4 है। तो देखिए जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x क्योंकि A1A2x और A1A2x प्लस माइनस साइन के साथ है। यहाँ पे क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग का बचेगा B1A2y माइनस B2A1y प्लस C1A2 माइनस C2A1। इधर तो क्या है, बराबर 0। C1A2 प्लस में और C2A1 क्या हो गया, माइनस साइन के साथ हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इस दोनों में से y को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचता है, B1A2 माइनस B2A1 और इस दोनों को इधर लेके चल जाते हैं। तो देखिए ये माइनस में था तो इधर जाएगा तो पहले हो जाएगा प्लस में C2A1 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस में था तो बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो C1A2 हो गया। अब यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा हम लोग के पास, तो y बराबर ध्यान दीजिए, y बराबर आ जाएगा हम लोगों के पास, देखिए ये y के साथ मल्टीप्लिकेशन में था तो बराबर को उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और pहले से ये टर्म था ही मेरे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का C2A1 माइनस C1A2 डिवाइडेड बाय B1A2 माइनस B2A1। ये हो गया y का वैल्यू। सेम उसी तरह निकाला जिस तरह हमने x का वैल्यू निकाला था। अब यदि यहाँ पे देखिएगा तो देखिए यही चीज़ आया हुआ हम लोग के पास, C1A2 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1। यहाँ पे देखिए आया हुआ C2A1। अब बोलिएगा सर ये तो अपोजिट साइन का है, पहले C2A1 है इसमें। देखिए 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 यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप पहले बोलिएगा सर यहाँ तो C2A1 है पहले, बाद में C1A2 है, यहाँ पे B1A2 है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पहले C1A2 है, तो आप ये चीज़ ला सकते हैं आसानी से। किस तरह से, दोनों में से क्या कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, ऊपर वाले से माइनस कॉमन ले लीजिए। तो ऊपर वाले से माइनस कॉमन लेंगे तो जो पहले प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो पहले क्या हो जाएगा, C1A2 हो जाएगा और माइनस C2A1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। नीचे से भी यदि हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पहले हो जाएगा A1B2 माइनस B2A1 हो जाएगा, नहीं B1A2 हो जाएगा, A1B2 माइनस B1A2 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस कट गया, अब y का यही वैल्यू यहाँ पे भी है, C1A2 माइनस A2C1, C1A2 माइनस A2C1 और नीचे में है A1B2 माइनस A1B2 माइनस B1A2। तो देखिए A1B2 माइनस A2B1 आ गया यहाँ पे, तो ये y का वैल्यू आ गया। और x का वैल्यू क्या था हम लोगों के पास, तो x का वैल्यू हम लोगों के पास था, ध्यान दीजिए पीछे में हम लोग के पास था B1C2 माइनस, तो देखिए हम लोग का था B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A1B2 माइनस A2B1। दोनों केस में ध्यान में रखना है, देखिए नीचे में दोनों में A1B2 और A2B1 दिया हुआ है, A1B2 माइनस B2A1 दिया हुआ है, A1B2 माइनस B1A2 दिया हुआ है, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिए आप
क्या दिया हुआ a1b2 माइनस a2b1। यहाँ पे देखिए वही हमने लिखा, यहाँ पे भी वही लिखा, तो ये x का वैल्यू हो गया और ये y का वैल्यू हो गया। ये हमने किस विधि से निकाला, विलोपन विधि से निकाला। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो हो जाएगा तो x और y का वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। x और y मतलब जो दिया हुआ है वो यदि जीरो हो जाएगा तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ सिंपल चीज समझिए कि यदि जीरो हो जाता है तो क्या होगा। अब बोलिएगा क्यों डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो देखिए आपका क्वेश्चन देखिए a1b2 माइनस a2b1 जो दिया गया है इसे हम जीरो के कर देते हैं। मान लीजिए ये जीरो हुआ तो क्या दिक्कत होगा, देखिए जीरो हो गया तो a1b2 बराबर क्या हो जाएगा, a2b1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a2b1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि a1/a2 इसे लिख सकते हैं हम लोग, और इसे लिख सकते हैं हम लोग b1/b2। इसी को लिखने का तरीका चेंज कर दिया हम लोग। अब आप ध्यान दीजिए पैरेलल लाइन हम लोग के पास जो समानांतर रेखा था उसका कंडीशन क्या था। अब समांतर रेखा का जो कंडीशन था वो था a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यदि इस तरह का कुछ केस हो जाता है और c1 c2 नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो हमारा केस मतलब कैसा केस बन जाएगा, समानांतर रेखा का केस बन जाएगा। इसलिए भी हम लोग बोल रहे हैं कि a1b2 माइनस b1a2 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये तो था, हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया तो x और y का वही वैल्यू आया, लेकिन इसको हम लोग ये जो समीकरण है जिसे हमने इसको 5 समीकरण बोला था और इसे 6 बोला था, ये हमारा 5 था और ये हमारा समीकरण 6 था। 5 था और ये हमारा समीकरण 6 था। इस दोनों को हम कंबाइन करके x और y को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको दूसरे तरीका से लिखने का तरीका क्या है। देखिए ये किस तरह से लिखा हुआ है, इसको याद करने का तरीका देखिए। पहले हम लोग लिखेंगे x, एक वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल लिखें। अब उसके बाद उसके साथ क्या लिखेंगे, b1 c1 लिखेंगे और b2 c2 लिखेंगे। मतलब आप यहाँ पे समझिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 लिखा हमने, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 लिखा हमने। इस समीकरण में ध्यान रखिए c1 c2 सब एक तरफ है। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, पहले केस में क्या करेंगे, जब x लिख रहे होंगे तो x का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। तो x का कोफिशिएंट मतलब x का जो गुणांक था उसको हटा देंगे तो क्या क्या बचेगा, एक बचेगा b1 c1 और एक बचेगा b2 c2। तो देखिए हमने लिखा b1 c1 और लिखा b2 c2, डायरेक्टली लिखेंगे। अब क्या करेंगे, पहले इसका और इसका गुना करेंगे हम लोग, जस्ट इसका और इसका, तो इसको हम 1 नंबर लिख देते हैं और उसके बाद माइनस देने के बाद इसका और इसका लिखेंगे। तो x के नीचे आएगा हम लोग के पास b1 c2 माइनस b2 c1। x के नीचे क्या आएगा, b1 c2 माइनस b2 c1। तो x के नीचे हो गया। अब हमको y के लिए लिखना है। देखिए अब क्या लिखना है, इसी प्रकार हम लोग चेंज किए। अब y के लिए लिखना है तो y के लिए क्या करेंगे, देखिए इसी चीज में आप ध्यान दीजिए। y के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी समीकरण को देखिए, यहाँ पे हम लोगों के पास a1 है a2 है, तो y के लिए क्या करेंगे, इस बार y का जो गुणांक है उसको हम लोग ढक देंगे। तो y का गुणांक ढक देंगे तो सबसे पहले क्या आया, c1 c2 आया। तो सबसे पहले देखिए हम लोग लिखे c1 c2। y के लिए देखिए हमने क्या लिखा, सबसे पहले c1 और c2 और यहाँ पे क्या लिखा, उसके बाद a1 a2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले इसका और इसका गुना होगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, आप देखिए ध्यान से, पहले c1 और इसका गुना होगा a2 के साथ। तो पहले ये हुआ c1 a2 माइनस क्या होगा, c2 a1 होगा। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। और उसके बाद अगले लाइन में यदि हम लोग को क्या करना है, बराबर देके कांस्टेंट के लिए यदि हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हम लोग के पास ये b1 था b2 था। अब इस बार कांस्टेंट के लिए लिखना है तो 1 बाई करके लिखेंगे और c1 c2 को ही हटा देंगे। c1 c2 को यदि हटा देंगे तो पहले क्या मिलेगा हम लोग को, a1 a2 फिर b1 b2। तो पहले देखिए a1 a2 फिर हमें मिला b1 b2। तो पहले हम क्या करेंगे, a1 और b2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे बस सबसे पहले, फिर माइनस करने के बाद a2 b1 कर देंगे। तो देखिए माइनस करने के बाद a2 b1 हो गया। तो इस समीकरण को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो संख्याओं के बीच का तीर का निशान सूचित कर रहा है और इनको गुना करने के बाद दूसरा गुणनफल को प्रथम में से घटाना है। तो यहाँ पे जब हम घटाते हैं इस तरह से विधि का यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वज्र गुणन विधि। गुना करने का यूज कर रहे हैं हम लोग और क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब एक दूसरे से गुना कर रहे हैं इस तरह से, तो इसलिए इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, वज्र गुणन विधि बोलते हैं।
ठीक है। अब सवाल देखिए, आपको सवाल बताता हूँ तो वहाँ पे आपको आसानी से समझ में आएगा ये विधि में किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस विधि में हम लोग सॉल्व किस तरह से करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले एक समीकरण दिया गया है कि बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे। देखिए आप इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट समीकरण नहीं दिया हुआ है, इसमें पहले आपको समीकरण बनाना पड़ेगा। तो कुल लागत 46 रुपया है, ठीक है। ये परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 74 रुपया है, 74 रुपया है। तो बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोनों का किराया ज्ञात करने बोला है, मल्लेश्वरम का और यशवंतपुर का हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं एक का x रुपया किराया है, मल्लेश्वरम का हमने मान लिया x रुपया किराया है और यशवंतपुर का किराया हमने मान लिया y रुपया। अब यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, मल्लेश्वरम के हम कितने टिकट खरीदते हैं? 2 टिकट। तो एक टिकट का दाम x रुपया है, तो 2 टिकट का दाम कितना होगा? आप आसानी से बता सकते हैं 2x होगा। एक टिकट यशवंतपुर का दाम कितना है? y रुपया। तो 3 टिकट का दाम कितना हो जाएगा? 3y। दोनों को जोड़ने पर कुल लागत कितना हो रहा है? 46 रुपया। तो देखिए 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया हम लोग के पास? 46 रुपया। अब इसी के साथ बोलता है कि यदि हम 3 टिकट खरीद लें मल्लेश्वरम के और 5 टिकट खरीद लें यशवंतपुर के, तो 3 टिकट मतलब 3x प्लस 5y, तो कुल लागत कितनी हो जाती है? 74 रुपया हो जाती है। तो यहाँ इसे हमने कितना कर दिया? 74 रुपया कर दिया। अब जैसा कि अभी हमने बीजगुणन विधि पढ़ा था तो क्या देखा था हमने? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जब हमने समीकरण सॉल्व किया तो हमने देखा कि सारा जो वैल्यू है, मतलब चर और अचर, सबको एक तरफ कर देना है और एक तरफ 0 रखना है। तो इस 46 को हम बराबर के उधर लेके चले गए तो यहाँ पे हो गया -46 और इस 74 को भी उधर लेके चल गए तो हो गया -74 बराबर 0। अब हमने क्या देखा, इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। a1 a2 b1 b2 से आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन इस सवाल को आप देखिएगा तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ हम लोग का? 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर 0। आगे दिया हुआ है 3x प्लस 5y माइनस 74 बराबर 0। यही दिया हम लोग के पास 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर 0 और 3x प्लस 5y माइनस 74 बराबर 0। ये 2 समीकरण है हम लोग के पास, समीकरण 1 और समीकरण 2। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले x बाय लिखते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह हम लोग क्या लिखेंगे? y बाय, और सेम उसी तरह हम लोग क्या लिखेंगे? 1 बाय। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम इधर फिर से लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर 0 और यहाँ पे लिखा हमने 3x प्लस 5y माइनस 74 बराबर 0। मैं भी समझाता हूँ क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखिए पहला मेथड ये है कि हम इसे मिटाना नहीं चाहते, हम इसे मिटाना चाहते हैं। तो मैंने क्या कहा, जब x का लिखना है तो x को हटा देते हैं। तो x को हम लोग हटा दिए, तो x को हटा दिए तो सबसे पहले क्या होगा? इस 3 का गुना होगा माइनस 74 के साथ। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 3 का गुना किया माइनस 74 के साथ, ठीक है। एक काम हो गया। अब उसके बाद माइनस होगा, अब 5 का गुना होगा माइनस 46 के साथ। तो माइनस होने के बाद 5 का गुना हुआ माइनस 46 के साथ। ये x का काम हो गया हमारा। अब सेम इसी तरह हम लोग y के लिए करेंगे। तो देखिए सेम यदि हम y के लिए करेंगे तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग? अब यदि हम लोग यहाँ पे y के लिए करते हैं तो देखिए इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ पहले, क्योंकि हाँ अब देखिए अब y के लिए हम लोग लिखते हैं। तो y के लिए x हो गया हम लोग का, तो x को फिर लेके आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे था 2x और यहाँ पे था हम लोग का 3x। इस बार किसको हटाना पड़ेगा? y के लिए यदि मैं कर रहा हूँ तो y के लिए कर रहा हूँ तो y को हटाना पड़ेगा। y को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। y को मैंने हटा दिया। अब गुना किस तरह से होगा यदि बात आती है? तो यहाँ पे लिखा हुआ हम लोग का -46 और यहाँ पे लिखा हुआ हम लोग का -74। तो देखिए इस -46 का यदि हम देखें तो -46 का पहले गुना इसके साथ होगा, ठीक है। -46 का गुना इसके साथ पहले होगा। तो -46 का गुना करते हैं हम लोग, -46 का गुना करते हैं हम लोग 3 के साथ, फिर माइनस साइन, और इस -74 का गुना करते हैं इस 2 के साथ। सिर्फ ध्यान रखिएगा जो गुना किया हुआ सिर्फ
जो x के साथ गुणांक दिया उसी का करना है। और यहाँ साइन भी ध्यान रखिएगा, साइन को छोड़ना नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस हो गया और -74 का गुना हो गया 2 के साथ, तो -74 गुना 2 हो गया। अब जब हम लोग 1 लिखेंगे तो अब बात आता है कि जब हम लोग 1 लिखेंगे 1 बाय, तो 1 बाय ये जो नंबर है उसको हटाना पड़ेगा हम लोग को। तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे हम लोग के पास था 2x + 3y - 46, और यहाँ पे हम लोग के पास था 3x + 5y - 74। अब क्या करना है, इसे हटाना है हम लोग को। तो इस नंबर को मैंने हटा दिया इसके साथ। अब इसका क्या होगा, इस 2 का गुना होगा 5 के साथ, तो 2 का गुना हमने किया 5 के साथ, -3 का गुना हम लोग किसके साथ करेंगे, 3 के साथ करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका गुना आप इसके साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 का गुना हम लोगों ने किया 3 के साथ। अब जितना आता है उसको हम लोग देखते हैं सॉल्व करके। तो देखिए हम लोग के पास कितना आएगा, x अपॉन, देखिए -74 गुना 3, तो -74 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 के 2, हाथ में 1, 7 × 21 1, 22, -222 आएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस वाले से और यहाँ पे एक माइनस है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और 46 बचे, तो 6 × 5 = 30 के 0, हाथ में 3, 4 × 5 = 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, 230 हो जाएगा, बराबर y अपॉन इसी तरह कितना हो जाएगा, माइनस, हम लोग गुना करते हैं 46 गुना 3, तो कितना हो जाएगा 6 गुना 3 6 × 18 का 8, हाथ में 1, 4 × 12 और 1 13, 138 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस फिर से प्लस, 74 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 7 दूना 14, 148 हो जाएगा। अब बराबर 1 अपॉन इधर कितना हो जाएगा 10 - 9। अब यहाँ से यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे हम लोग के पास कितना आ गया, x बटे यहाँ पे हो जाएगा 230 प्लस में है और 222 माइनस में, तो घटेगा तो हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा y बटे 148 - 138 10 बराबर 1/1। अब देखिए यदि हम लोग यहाँ से देखते हैं तो x/8 को इससे कंपेयर करते हैं, तो देखिए हम लोग के पास कितना आएगा, x/8 बराबर 1/1। और एक दूसरा चीज़, जब y/10 और 1/1 को कंपेयर करेंगे हम लोग, y/10 बराबर 1/1, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 8, x से गुना करेंगे 1 के साथ तो x, और 8 का गुना करेंगे 1 के साथ तो 8, तो x बराबर 8 आ जाएगा और y बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो x बराबर 8 और y बराबर 10 आ गया हम लोग के पास। अब हम लोग x किसको माने थे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, हम लोग यहाँ से x माने थे मल्लेश्वरम का किराया, तो आपसे हो जाएगा बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया कितना रुपया हो जाएगा, x बराबर 8 आया था तो 8 रुपीज़ हो जाएगा। और यशवंतपुर का जो किराया है वो हमने y माना था, तो वो कितना रुपीज़ आ जाएगा 10 रुपया आ जाएगा। आपका ये आंसर सही है या गलत, इसको आप इसमें सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। जो समीकरण है आपके पास 2x + 3y 46 आना चाहिए। तो देखिए 2 × 8 + 3 × 10, तो 2 गुना 8 कितना हो गया 16 और 3 गुना 10 कितना हो गया 30, तो 30 + 10 46, पहला इक्वेशन समीकरण संतुष्ट हो गया। दूसरा समीकरण को देख सकते हैं इसी तरह, तो 3 × कितना हो जाएगा 8, 3x लिखा हुआ है, प्लस 5 × y लिखा हुआ है, तो मतलब 5 × कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो गया 24 + 50 कितना हो गया 74 आ गया। देखिए यहाँ 74 लिखा हुआ था। तो ये क्या हो गया हम लोग का, बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया 8 रुपया और बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया 10 रुपया। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ x और y का सिर्फ वैल्यू निकाल के छोड़ नहीं देना है, इसका मान निकाल के छोड़ नहीं देना है। लास्ट में लिखना है कि बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया 8 रुपया है तथा यशवंतपुर का किराया 10 रुपया है। यहाँ पे आपका जाके कंप्लीट होगा। तो इस तरह से हम लोग वर्ग गुणन विधि का यूज कर सकते हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, आपको इसका सॉल्यूशन मतलब फिर और 1-2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके मैं बता दूंगा। और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल, तो आप ध्यान दीजिए इसका कंडीशन यदि आपको याद होगा तो ये था कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब सर बोलिए, आप बोलिए सर a1a2 और b1b2 क्या है, तो मैं बोलूँगा आपने इससे कंपेयर किया था ना, a1x + b1y + c1 बराबर 0 था आपके पास, फिर था आपके पास a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो यहाँ से आप देखिए तो अद्वितीय हल के लिए हमने जाना, तो देखिए a1/a2 यदि हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो कितना लिखा हुआ 4/2
2, मतलब 2/1। और यदि हम लोग देखें b1/b2 तो कितना होगा p/2। देखिए a1 है 4 x के साथ है और यहाँ x के साथ 2 है तो 4/2 हो गया। फिर यहाँ देखिए p है और यहाँ पे 2 है तो a1/2 बराबर कितना हो गया b1/b2। तो a1/2 कितना है, तो अद्वितीय हल के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2। तो a1/a2 है हम लोग के पास 2/1 इज नॉट इक्वल टू p/2। तो यहाँ से क्या आ गया p नॉट इक्वल टू 4, p नॉट इक्वल टू 4। तो p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है, तो यहाँ पे है p इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब p का मान 4 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है। p का मान 4 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है। p के सभी मानों के लिए, p के सभी मानों के लिए ब्रैकेट में क्या लिख देना है, 4 को छोड़कर, 4 को छोड़कर p के सभी मानों के लिए ब्रैकेट में लिखना है 4 को छोड़कर समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। यहाँ पे आगे लिख लीजिएगा, समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था हम लोग के पास, सिर्फ पूछा गया था अद्वितीय हल है कि नहीं, वो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब देखिए अनेक हल होंगे तो इसका कंडीशन क्या था हम लोग के पास कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों क्या होने चाहिए आपस में बराबर होने चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ से, तो देखिए यहाँ से a1/a2 कितना है, यदि हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे k है, यहाँ पे 12 है, तो a1/a2 हो गया k/12। अब सेम इसी तरह b1/b2 निकालते हैं हम लोग, तो b1/b2 कितना है, यहाँ है 3 और यहाँ है k, तो 3/k। सेम इसी तरह c1/c2 निकालते हैं, तो यहाँ पे कितना है, ये -(k - 3) है, साइन के साथ लिखना है, ध्यान रखिएगा। वहाँ पे -(k - 3) और नीचे कितना है -(k), तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा। तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों हम लोग निकाल लिए। अब इसके बराबर करते हैं, मतलब a1/2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस कंडीशन को लगाते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल का। तो ये जो कंडीशन दिया गया हम लोग के पास, तो उसे अप्लाई करने पर हम लोग के पास आता है k/12 बराबर 3/k बराबर k-3/k। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों आपस में बराबर है तो सबको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस दोनों को पहले मैं सॉल्व करता हूँ, तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए k और k गुना होके क्या हो जाएंगे k² और 12 और 3 गुना होके कितना हो जाएंगे 36। तो k² बराबर कितना हो गया, k² बराबर कितना हो गया 36 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए k² यदि 36 हो गया तो k कितना हो गया, तो देखिए k² - 36 बराबर हो जाएगा 0। अब इसे यदि आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, k² - 6 का स्क्वायर बराबर 0। तो k + 6 और k - 6 बराबर 0। अब देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 0 दिया हुआ है, तो या तो a, देखिए a और b दो मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का गुना 0 दिया हुआ है, तो हमको नहीं पता है कि कौन 0 होगा, मतलब a भी 0 हो सकता है और b भी 0 हो सकता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि k + 6 0 होगा या फिर k - 6 0 होगा। तो k + 6 को यदि हम 0 बोलते हैं तो k आ जाएगा -6 के बराबर, और k - 6 को यदि 0 बोलते हैं तो यहाँ से k आ जाएगा 6 के बराबर। ठीक है, तो k का 2 वैल्यू आया यहाँ से -6 और 6। तो k का 2 वैल्यू तो आया, लेकिन अब भी ध्यान दीजिए कि हमने अभी सारा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। अब इस दोनों को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या दिया हो, क्योंकि तीनों आपस में बराबर होने चाहिए ना। तो इस दोनों को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि आगे क्या आता है हम लोग के पास। तो कितना दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 3/k बराबर कितना दिया गया है k - 3/k, k - 3/k। तो यदि हम लोग देखें तो यहाँ से आ जाएगा 3k बराबर k² - 3k। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इस 3k को एक तरफ कर देते हैं तो हो जाएगा k² - 6k बराबर 0। 3k उधर जाएगा तो -3k हो जाएगा, -3k - 3k दोनों मिलकर हो जाएगा -6k। अब देखिए k को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा k - 6 बराबर 0। तो यहाँ से या तो k बराबर 0 होगा
या फिर k माइनस 6 बराबर 0 होगा। तो k बराबर 0 और दूसरा यहाँ से क्या आ जाएगा, k बराबर 6 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से अलग अलग वैल्यू आया, k बराबर 0 और k बराबर 6। अब देखिए ये तीनों आपस में बराबर है, हमने सॉल्व कर दिया। आप एक और सॉल्व करके देख सकते हैं, इसको और इसको भी सॉल्व करके देखा जा सकता है। लेकिन यदि आप देखिएगा तो इस दोनों को हमने सॉल्व कर दिया, किसी भी दो को सॉल्व कर दिए तो आगे से भी वही आंसर आएगा। लेकिन आप चेक कर सकते हैं, देखिए दोनों में कॉमन क्या था, k बराबर माइनस 6 था और k बराबर 6 था। यहाँ पे k बराबर क्या है हम लोग के पास, यहाँ पे है k बराबर 0 और k बराबर है क्या 6। तो k बराबर 0 और k बराबर 6, तो दोनों में कॉमन क्या है, k बराबर 6। तो k बराबर 6 हो जाएगा इसका उत्तर, कि k बराबर 6 के लिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। k बराबर 6 के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित हल होंगे। समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित, यही चीज लिखना है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पे हो गया अनेक हल होंगे। तो आप किसी दो को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस दोनों को लेकर हमने सॉल्व नहीं किया, पहला और तीसरा को लेकर सॉल्व नहीं किया, आप उस दोनों को भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं, k 6 ही आएगा। देखिए मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आप, लेकिन ध्यान रखिएगा। तो देखिए हम लोग के पास सॉल्व करना है k बाई 12 बराबर, k बाई 12 हो गया और यहाँ पे कितना है, k माइनस 3 बाई k। देखिए इस दोनों को सॉल्व करते हैं, k माइनस 3 बाई k। तब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा हम लोग के पास, इस दोनों का गुना होगा तो हो गया k स्क्वायर बराबर 12 का गुना होगा पहले k के साथ, तो 12k माइनस 12 का गुना, देखिए 12 का k के साथ, तो 12k और 12 का 3 के साथ, तो 36। तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, k स्क्वायर माइनस, देखिए 36 लिखा हुआ है और यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, मतलब जोड़ के हमको कितना लाना है, देखिए जोड़ के हमको कितना लाना है 12, और गुना करके कितना लाना है 36 लाना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 6k प्लस 36 बराबर 0। तो यहाँ से k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 6k, k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 36 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ जैसे देखिए दोनों को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, और यहाँ जाएगा k माइनस 6, और यहाँ से माइनस 6 कॉमन लेंगे तो k माइनस 6 आ जाएगा। तो मतलब k माइनस 6 इंटू k माइनस 6 बराबर 0, k माइनस 6 और k माइनस 6 दो बार इन दोनों का इंटू बराबर 0, तो मतलब यहाँ से k 6 आता है और 6 आता है। तो देखिए दोनों जगह से 6 ही आ रहा है, मतलब जो होगा कॉमन जो सब में होगा वो क्या होगा, 6 ही होगा। तो k बराबर 6 हो जाएगा इसका एक हल, कि k का 6 मान रखेंगे तो ये निम्न समीकरण क्या होंगे, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए k स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 बराबर 0 लिखा हुआ है। इसको यदि आप फॉर्मूला से भी लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं k माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 0। तोड़ के देखिएगा, यदि आपको फार्मूला याद होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, तो आप उसको आसानी से क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये थे हम लोग का आज का क्लास, वर्गगुणन विधि और उससे रिलेटेड कुछ सवाल। हमने क्या देखा, फिर से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। हमने वर्गगुणन विधि सबसे पहले क्या करना है, हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। यदि हम लोग देखें किसी भी कंडीशन को, तो हम लोग को सॉल्व करने के लिए क्या रहता है, एक बार हम लोग बहुत जल्दी देख लेते हैं। जल्दी से देखिए, जल्दी से देखना है हम लोग को यहाँ पे कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कि x लिखना है हम लोग को, x बाई लिखेंगे तो क्या होगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 74 का, फिर 5 का माइनस 46 का। ठीक है, अब बराबर देके y लिखना है, तो जब y लिखेंगे हम लोग, तो y जब लिखेंगे तो किसका किसका गुना होगा, देखिए y लिखेंगे तो y को हटा देंगे, y को हटाने पर यहाँ माइनस 46 बचेगा, माइनस 46 का 3 के साथ होगा और इस माइनस 74 का 2 के साथ होगा। ठीक है, अब इसके लिखने के बाद y कंप्लीट हो जाएगा, अब बचेगा 1, और 1 जब लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो कांस्टेंट टर्म होगा, जो हमारा चर हो, मतलब जो अचर होगा हमारा, जो चेंज नहीं होता है, उसको लिखकर इस दोनों को गुना कर देंगे, 2 का पहले 5 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ। इस तरह से हम लोग आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्लास आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके
बता सकते हैं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और आप एक्सरसाइज 3.5 बनाइए और उसमें से यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप वो हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 से 3 दिन में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।